मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए ज़रा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लिया हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मामले की कार्य प्रक्रिया के अलावा नहीं है। ये प्रश्न आपके सामने है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसमें आपको चूज करना है कि वह कौन सा वैयक्तिक समाज कार्य, बात को समझिएगा, सामाजिक मामले की कार्य की प्रक्रिया, और ऐसी कंडीशन पर यह आपको रिप्रेजेंट करता है वैयक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक मामले में तो ऐसी प्रक्रिया में आपका वो चीज़ें कौन सी शामिल थी। हालांकि मैंने व्यक्तिगत समाज कार्य नहीं लिखा है, मैंने सामाजिक मामले लिख दिया है। तो आपको समझ जाना यहाँ पे केस वर्क का मैटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर केस वर्क लिख देता तो आप इजीली समझ जाते। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, अगर आप डी को लगा रहे हैं, सामग्री विश्लेषण। और सामग्री विश्लेषण को हम लोग कहते हैं अंतर वस्तु विश्लेषण भी। हम क्या बोलते हैं? अंतर्वस्तु विश्लेषण भी बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं, अध्ययन आपका शामिल है। अध्ययन के बाद आपका जो है निदान शामिल है। निदान के बाद आपका जो उपचार है ये प्रक्रिया शामिल है। और उपचार की प्रक्रिया के बाद आप कह लीजिए मूल्यांकन, या प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, है ना, मूल्यांकन। और उसके बाद आपके आता है यहाँ पे समाप्ति। फिर उसके बाद आपकी आती है प्रतिपुष्टि, है ना। इतनी चीज़ें शामिल की गई हैं सामाजिक मामले में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट भी करें। मैं एक मिनट आप लोगों का कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप सबके कमेंट जो आए वो उसका मैं सीन कर सकूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं रिश्तों की डिग्री के बारे में। और रिश्ते एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं संबंध को बताने की। तो रिश्तों की डिग्री खोजने के लिए हमें एक सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग करना होगा, जिसे कहा जाता है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है यहाँ पे कि जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, उन संबंधों के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जो सांख्यिकीय परीक्षण हो रहा है, सांख्यिकीय परीक्षण, ठीक है, सांख्यिकीय परीक्षण को हम क्या कहते हैं? इसका उपयोग हम जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टी परीक्षण बोलेंगे, या अनोवा टेस्ट बोलेंगे, या काई स्क्वायर बोलेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट, या पियर्सन का टेस्ट बोलेंगे। कमेंट करें एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो डी आ रहा है, पियर्सन का सिद्धांत। वेरी गुड, यहाँ यही सही जवाब होगा। अगर आपको मैं बताऊं टी टेस्ट के बारे में, तो विलियम सिली गोसेट का नाम आता है। नोट कर लीजिए 1908 विलियम सिली गोसेट का नाम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एनोवा टेस्ट के बारे में अगर बात करूं तो 1918 में रोनाल्ड फिशर के द्वारा दिया गया था। रोनाल्ड फिशर के द्वारा दिया गया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या बोला जाता है एनोवा टेस्ट को? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, प्रसरण का विश्लेषण इसको हिंदी में कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ काई स्क्वायर में, तो काई स्क्वायर में हालांकि प्रोफेसर आम्बे भी थे। इन सब का बारे में हमें जानकारी नहीं रखनी है 1863 में। हालांकि आप अगर किसी से लेक्चर वगैरह देते हैं या बताते हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं प्रोफेसर आम्बे ने सबसे पहले शुरुआत किया था काई स्क्वायर को लेकर। लेकिन सबसे अहम भूमिका काई स्क्वायर में अगर आता है किसी को, तो कार्ल पियर्सन का नाम आता है 1900 और 1904 के शतक, मतलब वर्ष में। तो आप यहाँ पे 1900 भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके 1904 भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे दशक में आया था। ठीक है, और जो यहाँ पे पियर्सन का संबंध बताया जा रहा है, तो यही एक प्रकार का संबंधों के परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जो भी सांख्यिकीय परीक्षण होता है, इसीलिए हम इसको पियर्सन का सहसंबंध का यूज करते हैं। कोरिलेशन, पियर्सन का कोरिलेशन से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सहसंबंध कार्ल पियर्सन ने 1880 में दिया था। और उसी समय एक और विद्वान का नाम आता है गाल्टन ने इस पर विचार किया था। ठीक है, गाल्टन ने इस पर विचार किया था।
और इसको सूत्र के, अगर इसके साथ संबंध का जो सूत्र सबसे पहले प्रतिपादक कोई आता है तो ऑगस्ट ब्रोविस का नाम आता है, ऑगस्ट ब्रोविस्ट का नाम आता है। ठीक है, आप इसे भी नोट करते चलिएगा सभी लोग, है ना। तो कुछ फैक्ट के रूप में है। और जब कभी सांख्यिकी परीक्षण का प्रयोग हो और बात हो संबंध की डिग्री के लेकर या रिश्तों की डिग्री को लेकर, तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक और प्रश्न है कि समाज कार्य पर काम जो है कागजत, कागजत का मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपने सुना होगा पेपर्स करके, पेपर्स ऑन सोशल वर्क, पेपर्स ऑन सोशल वर्क, इसकी इंग्लिश है, मैं हिंदी में लेकर आया हूँ क्वेश्चंस। आप लोगों को मैंने बताया है कि पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, तो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से समाज कार्य पर कागजात एक किताब है, ये लिखी हुई किताब है। ये किसकी किताब लिखी हुई है? इसकी इंग्लिश अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सतेंद्र जी का ही केवल जवाब आ रहा है, बाकी बच्चों का जवाब ही नहीं आ रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी अपने मन से भी करने की कोशिश करें। सतेंद्र जी का जवाब आया है कि जी.आर. बनर्जी का नाम, तो बहुत बढ़िया। जी.आर. बनर्जी जी ने सन 1972 में 1972 में पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव के नामक किताब को लिखा था। जी.आर. मदन के बारे में आप जान लीजिए, जी.आर. मदन भी एक विद्वान है एक प्रकार से, और इनकी एक किताब थी इंडियन सोशल प्रॉब्लम डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या किताब का नाम था? डिसऑर्गेनाइजेशन। तो किताब के आगे भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि भारतीय सामाजिक समस्या, या आप कह लीजिए कि इंडियन सोशल प्रॉब्लम डिसऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखेंगे। और ये किताब लाया था मदन, जी.आर. मदन जी ने सन 1966 में, 1966 में। सचदेव, सचदेव का भी नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं सुने हैं तो आज यहाँ पे देख लीजिए और सुन लीजिए। ये भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आप सबसे। क्वांटम चरण का संक्रमण था, क्वांटम, एक किताब थी इनकी, ध्यान रखेंगे। इनका किताब का नाम था क्वांटम चरण संक्रमण। तो संक्रमण के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले कोई व्यक्ति अगर हैं तो उनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सचदेव। और ये किताब लिखा था सन 1999 में। इनकी सिर्फ 2 ही किताब है, मैं इन्हीं 2 किताबों के बारे में बता देता हूँ। बाकी इनके और विद्वानों की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इनकी केवल 2 ही किताबें हैं, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। एक किताब का नाम है होमोग्राफिक क्वांटम मैटर, होमोग्राफिक, ध्यान रखेंगे, होमोग्राफिक, ठीक है, क्वांटम मैटर। 2018 में आई थी वो किताब, 2018 में आई थी। तो ये 2 किताबें हैं, ये इनका है। और आगे अगर हम बात करते हैं, एक नाम है आपका मरुदला, मरुदला एक प्रकार, मरुदला सिदया, सिदया भी कहा जाता है इसको, या सिदया भी बोला जाता है, सिदया भी कहा जाता है, सिदया भी बोला जाता है, दा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, बात एक ही होता है। तो इनकी भी एक किताब थी, उनकी किताब का भी नाम लिख लीजिए आप लोग। ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर के बारे में जिक्र किए हैं। ठीक है, जो है मरुला, इनका नाम मरुला सिदया जो है ये नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब भी कभी आप लोगों से पूछेगा पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव किताब, तो जी.आर. बनर्जी का ही लगाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बताएं। चलिए आगे बात करते हैं एक और किताब के बारे, किताब नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन से। सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष में, ध्यान सुनिए, सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब कि वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 1994, 1995, 1996, 1963। यहाँ पे जवाब आपने दिया है 1963 का, ये गलत जवाब आया है आपका। मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का जो आयोजन किया गया था वर्ष 1995 में किया गया था। शक्ति जी का कहना है कि 1994, नहीं शक्ति जी 1995, इसे आप ध्यान रखेंगे। 1995,
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो होने वाला है तो कहाँ बी, किया गया था? सेकंड वाला। क्या कह रहे हैं आप? एक किस जगह पर आयोजित किया गया था? एक कोपेन हेगन में सामाजिक विकास के लेकर एक बहुत बड़ा जमावड़ा को लेकर बात की गई थी वहां पर कि सामाजिक विकास के रूप में एक विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष को आयोजित किया गया था। तो कोपेन हेगन, याद रखेंगे कोपेन हेगन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत शामिल है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा पॉपुलेशन में मैंने आप लोगों से भली भांति तरीके से जिक्र किया है किताबों पर, है ना? याद है किसी को किताब? नहीं याद है, बताइए। माल्थस है, माल्थस का नाम आप लोगों ने सुना भी है और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, और आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत को शामिल किया गया है। कौन सा? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। बर्थ, यहाँ पे एक प्रकार से आपसे बर्थ रेट के बारे में बात कर रहा है और फिर उच्च मृत्यु दर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपसे कहेगा कि तेजी से गिरने वाली मृत्यु दर या उच्च मृत्यु दर, है ना? ठीक है, सॉरी उच्च जन्म दर, बर्थ डे है, बर्थ रेट है। और उसके बाद आपसे अगर कह रहा है कि यहाँ पर कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की बात कर रहा है, तो कम बर्थ रेट और कम मृत्यु दर या रेट भी आप इसे बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी करा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत में जो शामिल किया गया है, शक्ति जी सही बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी शामिल है। तीव्र गति से बढ़ती हुई मृत्यु दर और उच्च जन्म दर भी, इसको भी शामिल किया गया है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को भी शामिल किया गया, इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। समझते चलिए आप सभी लोग। यहां बात करेंगे पायलट अध्ययन को लेकर। पायलट अध्ययन बताता है उच्च गुणवत्ता को, एक प्रकार से अध्ययन की बात करता है। और ये पायलट अध्ययन उस चीज का अध्ययन करने की बात करता है जहां पे प्रारंभिक सिचुएशन बनती है, शुरुआत की जो प्रक्रिया बनती है, उस शुरुआत की प्रक्रिया के पैमाने के आधार पर जो अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है शुरुआती दौर पर, वो पायलट अध्ययन होता है। हालांकि उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में प्रायोगिक अध्ययन भी कह सकते हैं, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल को अगर हम बात करें तो ये भी बोल सकते हैं प्रायोगिक। तो हम पायलट अध्ययन कहें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को एक प्रारंभिक परीक्षण होता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अनुसंधान के दौर में ये बेसिकली मूल अध्ययन में होता है, लेकिन मूल अध्ययन के बाद एक वर्ष के भीतर, यही गलत आ गया, ये एक वर्ष के भीतर अध्ययन किए गए की स्थिति को पालन करना, ये नहीं क्रियाविधि होती, ये गलत हो गया। देखिए, मूल अध्ययन की बात होती है, उससे पहले होगा सीमित पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन होता है। ठीक है, सतेंद्र जी का ऑप्शन सी आया कि मूल अध्ययन से पूर्व जो सीमित पैमाना होता है, उस सीमित पैमाने पर किया जाने वाला जो प्रारंभिक अध्ययन होता है उसी को बोलते हैं पायलट अध्ययन। वेरी गुड, यही फैक्ट है। यहाँ से कोई कॉन्सेप्चुअल वगैरह प्रश्न नहीं है, फैक्ट प्रश्न है, फैक्ट वाला, इसका मीनिंग यही बताता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार क्या है भाई? मानवाधिकार नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म, किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों में निहित अधिकारों को बताता है मानवाधिकार। सतेंद्र जी का कहना है सी होगा। तो मौलिक अधिकार जो है, यहाँ पे जो मानवाधिकार है, वह एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों को प्रदान किए जाने वाला अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका यही सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे मौलिक अधिकार को नहीं प्रेजेंट करेगा, ना ही अधिकार का भारत में संविधान के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मनुष्यों के द्वारा वांछित अधिकार भी आपके लिए सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड।
आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि देखो ये डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क के द्वारा विकसित किया गया था। इस विद्वान का नाम बताना है आप लोगों को। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे बताएं। मैरी रिचमंड। तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है, इनकी अभी हाल ही में यूजीसी का पेपर हुआ है 5 दिसंबर को, और उसमें इनके किताबों को क्रम पूछ लिया था। तो आप ध्यान रखेंगे मैरी रिचमंड की किताबों के नाम भी। सोशल डायग्नोसिस एक किताब इनकी है, 1917 में आई थी, और एक किताब उनकी थी चैरिटी व्हाट इज़ सोशल केस वर्क करके आई थी। एक व्हाट इज़ सोशल केस वर्क करके आई थी किताब 1922 में, और एक किताब उनका दे दिया था फ्रेंडली विजिटर करके दे दिया था 1899 में। तो ये हमें 3 किताबों का नाम जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए किताबों को लेकर चर्चा प्रतिदिन कर रहा हूँ। सभी किताबें जो एक विद्वान जितनी भी उसकी किताबें, सारी किताबों पर चर्चा मैं कर रहा हूँ विथ वर्ष के साथ, उसे भी आप लोग ज़रूर देखा करें, है ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और रॉस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल सन 1955 में ये किताब इन्होंने लिखा था। और ऑटो रैंक के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑटो रैंक द ट्रोमा ऑफ बर्थ, आपको पता होना चाहिए, द ट्रोमा ऑफ बर्थ इनकी किताब थी ऑटो रैंक की, 1924 में लाई गई थी। और एक किताब उनकी थी विल थेरेपी करके, और विल थेरेपी भी काफ़ी फेमस भी है, जिसको बोलते हैं चिकित्सा, इच्छा चिकित्सा, है ना। तो इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक नाम आता है जॉर्ज मेड करके, और जॉर्ज मेड बेसिकली ये फेमस है माइंड सेल्फ, मैं इनकी किताबों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ सभी लोगों से, एंड सोसाइटी, ठीक है, एंड सोसाइटी इनकी किताब जो लाई गई थी 1934 में किताब को इनको लाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारे फैक्ट हैं आपके सामने, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 पर कि जनहित याचिका क्या होती है। बहुत सिंपल प्रश्न है। जनहित याचिका को हम लोग बोलते हैं, अगर लोकहित हम बोल सकते हैं ना, लोकहित क्या बोल सकते हैं, लोकहित बोल सकते हैं। तो लोकहित के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपसे कहता है कि न्यायालय के बाहर न्याय प्रदान करने की क्रियाविधि को कहते हैं लोकहित। क्या ये आपको बता रहा है कि इसी को जनहित याचिका बोलते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि शीघ्र न्यायालय प्रदान किया जाता है या प्रदान करना होता है। और आपसे सी कहता है कि गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की मदद से समाज के गरीब या जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने की बात करता है। बात सही है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री राम जी का और स्वतंत्र जी का सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर सी की तरफ। वेरी गुड। ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाउले फ्रेरे के बारे में आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी लोगों को। जब आपको मैं पढ़ा रहा था सोशल डायग्नोसिस के बारे में, तो उसमें सामाजिक क्रिया बताया था। तो अब आप लोग तो इस बात से सहमत हो गए होंगे कि सामुदायिक नेताओं का जुड़ाव को लेकर नहीं, वो चैतन्यकरण का सिद्धांत दिया था, और उसमें कहा था लोगों को जागरूकता करना है, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, लोगों को जागरूक करना यानी लोगों को चेतना से जोड़ना है, लोगों को चेतना से जोड़ना है, ऐसी बात इन्होंने बोला था। तो अब आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि सामुदायिक नेताओं का जुड़ाव से, ये तो आपका सही नहीं है। और एक आप ये भी सहमत हो गए हैं कि काम के लिए लक्ष्य प्रणालियों की पहचान करना, ये भी जिक्र नहीं की गई थी। या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब आपको बताना इन दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ पे लोगों के लिए सेवाओं का संगठन, सतेंद्र जी गलत है ये। लोगों के लिए सेवाओं का संगठन नहीं था, लोगों के साथ कार्यवाही थी, क्योंकि वो एक प्रकार की क्रिया थी और प्रावर्तन की प्रक्रिया थी
क्योंकि चेतनात्मक से संबंध था और चैतन्यकरण का सिद्धांत दिया था पाउलो फ्रेरे ने, तो इसलिए शुद्धिमतीकरण को भी हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो लोगों के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया या प्रतिबिंबित प्रक्रिया भी आप इसे बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों का ये जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, देखो एक तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आवास के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, अकमंडेशन कहा जाता है इसको, हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं सामंजन भी, हम क्या बोल सकते हैं, सामंजन भी इसको हम बोल सकते हैं आवास को ही। और इसका मीनिंग होता है रहने व ठहरने का स्थान या आवास आप कह सकते हो, ठीक है, अकमंटेशन को। और दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पे मान्यता को लेकर, और मान्यता एक पर संस्कृति ग्रहण को बात करता है यहाँ पर इस प्रश्न में। सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, है ना, ये प्रश्न है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो सामंजन तो प्रक्रिया है एक प्रकार का, और पर संस्कृति ग्रहण अगर मैं लिखता तो आप ये क्लियर कर देते, लेकिन मान्यता भी है तो मान्यता भी वैलिड है। तो एक अलग संस्कृति के लिए जो आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह आपका मान्यता पर आधारित होती है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये बी भी करेक्ट होगा। और इनिहिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का ये विलोपन होता है, ये क्या होता है, विलोपन, ये विलोपन होता है, या आप ये कह लीजिए प्रलय या विनाश, विनाश कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आत्मसात होता है, मान लीजिए अल्पसंख्यक समूह को, अल्पसंख्यक समूह के लोग अगर अपने अधिकारों से पीछे हैं तो आत्मसात करना या उनको मजबूत करना। अम्बेडकर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किसने, आपको याद हो, कौन डॉक्टर अम्बेडकर ने, अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ सामाजिक प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, आपका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका इनिहिलेशन माना जाएगा, और इसी को हिंदी में कहा जाता है विलोपन, और या तो विनाश भी कहता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए किशोर न्याय अधिनियम, और किशोर न्याय अधिनियम आप भलीभांति तरीके से जानते हैं 1986 का है, बाद में 2000 में आया, फिर उसके बाद 2015 में आया, इसका डी है, डी, हाँ एक तो ये बात सही हो गया, गलत हो गया ये। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम, ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, 1955 का है, और एक अनुच्छेद है 17, और दहेज निषेध अधिनियम के बारे में बात हो तो आप लोग, हाँ 1 मई 1961, 1 मई 1961, 1961। मातृत्व लाभ अधिनियम भी है 1961 का है ये, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948, प्रश्न पूछा था एक सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है सर। बीमा अधिनियम भी 1948 से ही है ना? हाँ। भारत में पंचायती राज संस्थानों ने निम्नलिखित में से एक लाया है, कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जो पंचायती राज संस्था थी उनमें से एक उपलब्धि कौन सी है? ग्राम शासन में कमजोर वर्गों को औपचारिक, हाँ, यहाँ पे जो ग्राम की बात कर रहे हैं या ग्रामीण अभिशासन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व ही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्रदीप जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सोशल ग्रुप वर्क
हेल्पिंग प्रोसेस पुस्तक। देखो मैं आप लोगों को कई टाइप के प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। किसी किसी प्रश्न में मैं किताबों का नाम केवल हिंदी में लिख दिया हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, और कहीं कहीं पर इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप बताइए जरा, सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस पुस्तक का लेखक का नाम कौन सा है यहाँ पे? करेक्ट करेक्ट जवाब। तो ऑप्शन आप बताएंगे बी। अच्छा, बी सोशल ग्रुप वर्क में अगर हम बात करें, एक तो इनका एक किताब थी सोशल ग्रुप वर्क 1972 में लाया गया था, एक किताब तो इनकी ये थी। एक इनकी किताब थी सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके थी, वो जो किताब लाई गई थी 1948 में लाई गई थी, 1948 में लाई गई थी। और विल्सन जी एंड राइलैंड के बारे में बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस के बारे में केवल बात किया था, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस के बारे में बात किया था 1949 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फिलिप्स एचयू के बारे में, तो ये न्यू विजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जिक्र किए थे फिलिप्स एचयू। और कोनोफ्का, गेसल कोनोफ्का के बारे में बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस नामक एक पुस्तक थी, सन 1971 में ये किताब दिया था, लिखा था, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्रदीप जी और सतेंद्र जी। बी गलत है। इनकी दो किताबों का नाम आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एचबी ट्रैकर की। यहाँ पे ये कोनोफ्का की किताब है, गेशल कोनोफ्का की। आगे बात करते हैं, सामाजिक विधान का उद्देश्य है। देखिए मेरी क्लास जो है यहाँ पे उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की है, और बच्चे जवाब जो दे रहे हैं मेडिकल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य के स्टूडेंट, है ना। तो ये उचित नहीं है। अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड के, अगर आप चिकित्सा के समाज कार्य में अगर आपने अप्लाई किया तो आप उसके भी क्वेश्चंस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, सामाजिक विधान मतलब एक अधिनियमन का उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर, बताइएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए होगा, है ना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। या तो दूसरा कहता है कि वर्तमान आवश्यकताओं तथा मौजूदा विधियों के बीच खाई को पाटना, या वर्तमान ज़रूरतों को मौजूदा कानून के बीच की खाई को पाटना। सी एक नया कानून बनाना, कि कानूनों और समस्याओं की समीक्षा करना, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान का। आप सबसे बेसिकली कोई भी प्रश्न अगर आपको दिखे, जब भी कभी कोई क्वेश्चंस दिखे, अगर वर्तमान उस प्रश्न के ऑप्शन में यूज़ किया जा रहा है तो उनका आप थोड़ा सा सोचें उस पर, और उसको सही तरीके के सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें उस ऑप्शन को सही तरीके से करने के लिए। तो जब कभी आप ज़रूरतों और मौजूदा, ठीक है, या मौजूदा यानी आवश्यकता या मौजूदा विधियों के बीच में खाई को पाटने की बात करता है, तो सामाजिक विधान का उद्देश्य होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो ऑप्शन में एक प्रकार से ये है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान की आवश्यकता और जो मौजूद विधियां हैं उनके बीच में खाई को पाटना है, ये कह रहा है इसके बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं, दमित विचारों उत्कृष्ट चीजों को प्रकटीकरण को क्या कहेंगे? कहने का तात्पर्य, दमित विचारों के उत्कृष्ट चीजों में प्रकटीकरण को क्या कहते हैं? प्रकटीकरण को क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन ए करें तो प्रकटीकरण, उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा विचार, आइडिया, थिंकिंग। तो उच्च बनाने की क्रिया उदात्तीकरण होती है, यही करेक्ट जवाब होगा। महत्वाकांक्षा यानी द्वैध वृत्ति, ये गलत है। द्वैध वृत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है दुतरफा, इसका मतलब होता है दो तरफा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? किसी को संपत्ति से, अगर मान लीजिए किसी को संपत्ति का नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पहुंचाने वाले, जो नुकसान को या जो किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण जो दी गई राशि है, जो दिया गया मुआवजा है, वो क्षतिपूर्ति कर रही है एक प्रकार से, हम उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति,
हम उसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। स्थिरीकरण क्या होता है? मान लीजिए कोई टीवी है, आप दीवार पर लगा रहे हैं, और वो इसलिए दीवार पे लगा रहे हैं क्योंकि वो फिक्स कर रहे हैं, आप एक प्रकार से स्थिर कर रहे हैं वो। तो स्थिरीकरण ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्थिरीकरण ये होगा, स्थिरीकरण। लेकिन उत्कृष्ट चीज़ों का प्रकटीकरण को हम लोग बोलते हैं उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दिया है? ये भी प्रश्न बनते हैं सोशल वर्क में। तो कार्ल मार्क्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी में तो G.H. मिड का नाम आएगा यहाँ पे, मिड, और C.H. कूले और M.K. गांधी। बताएं आप लोग। ऑप्शन बी की तरफ आए हैं, मिड, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ। बी 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 कहाँ से होगा? लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ तो मैंने C.H. कूले के बारे में बात किया है। मार्क्स ने तो दिया नहीं है, M.K. गांधी ने दिया नहीं है, आपको ये दो को दो ही हो सकता है, बी या सी। नहीं, अब मैंने तो सतेंद्र जी आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है, तो आप अच्छे से पढ़ें इसके बारे में। मैंने लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ बहुत अच्छे से बता रखा है। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ के बारे में अच्छे से चर्चा कर रखा हूँ। तो यहाँ पे C.H. कूले का ही नाम आएगा। और ध्यान रखिएगा, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर के बारे में। ह्यूमन नेचर, ठीक है, सोशल, नोट करिएगा, ये भी सोशल एंड सोशल ऑर्डर होगा, ठीक है, एंड लिख लीजिए, एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है। और ये जो किताब लाई गई थी सन 1902 में लाई गई थी। और एक किताब इनकी और आई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो किताब लाई गई थी 1909 में लाई गई थी, और उसी समय C.H. कूले ने प्राथमिक समूह दिया था। और उसके बाद एक किताब आई थी, सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, और ये लाया था 1918 में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें इनका। और आगे हम बात करते हैं, C.H. कूले हो गया। फिर M.K. गांधी के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। M.K. गांधी जैसे सत्य का प्रयोग किया था 1927 में। इंडियन होम रूल में काफ़ी फेमस रहे हैं, आपको पता होना चाहिए होम रूल। इनकी भी किताब थी 1909 में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, है ना, 1947 में, 1947 में, ठीक है, ये किताब लाई गई थी। और एक गैर हिंसक प्रतिरोध था, हालांकि 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी, एक प्रकार से उसे लाया गया था, ठीक है, और वो थे नहीं, है ना, 1951 में। तो 1951 में गैर हिंसक प्रतिरोध के रूप में पब्लिश की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स बहुत फेमस पर्सन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एंजल के साथ आते हैं ये, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंजल के साथ आते हैं 1948 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। दास कैपिटल के बारे में बात करें तो 3 किताब थी इसकी, दास कैपिटल की 3 किताब थी। पहली जो दास कैपिटल के बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो एक तो लाया गया था 1867 में, है ना, 3 किताबें थी दास कैपिटल की, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और उसके बाद दूसरी भी कुछ अगर मैं बात करूं उसी समय कुछ समय के बाद। सर एक बार बताना, दास कैपिटल की उसमें कब आया था, बताना सर आप एक बार। हाँ, बता रहा हूँ। दास कैपिटल एक तो आपका 1867 में आया था, ठीक है। और उसी वर्ष में भी अगर हम बात करते हैं, जैसे आई थिंक अब एग्जैक्ट ये माह याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक ये अप्रैल के माह में आया था, ये अप्रैल के माह में आया था। और जो दूसरी बुक आई थी वो 1867 में नवंबर के, या आप इसे सितंबर, ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन नवंबर के माह में आई थिंक आया था, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन उसी वर्ष में दोनों किताब आई थी, पहली और दूसरी, ठीक है। और तीसरी में जो दास कैपिटल थी वो 1885 में लाई गई थी, तीसरी वाली। तो ये 3 किताबें थी दास कैपिटल को। और आज तक जो पूछा जाता है ये पहले वाले को ही लेकर पूछा जाता है एग्जाम में, दास कैपिटल को लेकर। द होली फैमिली करके भी एक किताब आई थी इनकी, द होली फैमिली करके किताब लाई थी, द होली फैमिली करके, 1845 में इसी की किताब थी। और
सक्रिय एक्टिव लिसनिंग, आपने नाम सुना है एक्टिव लिसनिंग, सुना है? सक्रिय सुनना, सक्रिय सुनना एक अवधारणा थी, और ये भी बेसिकली सक्रिय सुनना भी कार्ल मार्क्स का ही था, ठीक है, इसी का ही था, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स का क्लियर हो गया। जॉर्ज मिट के बारे में तो आपको पता ही हो चुका है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1834, C.H. कूले के बारे में 3 किताबें पता चल चुकी है यहाँ पर, और M.K. गांधी के बारे में भी 3-4 किताबें पता चल चुकी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका है, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है, बताइए? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है सत्येंद्र जी? आत्मदर्पण का सिद्धांत पढ़ाया नहीं है? उसी को बोलते हैं हिंदी में लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, C.H. कूले, उसी को हिंदी में बोला जाता है। तो वो आत्मदर्पण का सिद्धांत का ही इंग्लिश थी लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, ठीक ना, उसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। समाज कार्य या अनुसंधान में वेरिएबल्स का संचालन का अर्थ क्या होता है? जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उन चर का संचालन का अर्थ क्या बनता है, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 18 कि समाज कार्य में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का अर्थ क्या बनता है, तो यहां पे प्रश्न है एक चर को समझने के लिए पर्याप्त सरल बनाना। क्या बोधगम्य बनाने के लिए परिवर्तों को, वेरिएबल्स को सरलीकरण किया जाता है? नहीं किया जाता है। आवाज जा रही है आपके पास? तो जी सर। हाँ, आप बताएं मुझे कि क्या है यहाँ पे इसका सही जवाब। अगर आप यहाँ पे जवाब दे रहे हैं तो क्या इसका सही जवाब देंगे? तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, चर को समझने वाले पर्याप्त सरल, ये गलत हो जाएगा। चर का औसत दर्जे को बनाना, कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि परिवर्तों को मापन योग्य बनाना, मापन योग्य बनाना। तो एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करेक्ट जवाब जो होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ तो एक तार्किक क्रम में चर की व्यवस्था करना, एक तार्किक क्रम में चर की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये तार्किक के बारे में बात नहीं करता है, चर का संचालन, तो ये गलत हो जाएगा। और चर का अनुसंधान के लिए फिट बनाना, फिट बनाने का मतलब ये हुआ कि परिवर्तों को शोध हेतु उपयुक्त बनाना, उपयुक्त बनाना, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 मुंबई में दिया था। डी सही नहीं है। हाँ, 1875 मुंबई में दिया था। ये ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा समाज लिखा हुआ है? ब्रह्म समाज लिखा हुआ है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने दिया था। और ये भी आपको पता होगा 20 अगस्त, ब्रह्म पता है ना, तो ब्रह्म ब्रह्म वो लिखा था दूसरे शब्द। हाँ नहीं ये सी ओके, सी सही नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए आप लोग, ये ब्रह्म समाज यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, वो शुद्ध नहीं लिखा था। तो 20 अगस्त 1828 को दिया था राजा राम मोहन राय जी ने। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो कभी कभी वर्ष को लेकर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कभी कभी स्थान को लेकर भी मैच में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोग इसका भी खास कर ध्यान रखेंगे, है ना। वर्ष को लेकर भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज रमाबाई रनाडे का नाम नहीं आता है, फिर किसका नाम आता है? 31 मार्च 1800, केशवानंद। एक मिनट, अगर हम बात कर रहे हैं इसके 31 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा 1800 यानी 1867 में, 1867 में, कहाँ पर? मुंबई में। इसकी स्थापना जो अगर किसी ने किया है
तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग प्रथम समाज में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, ये आपका फिर सही जवाब हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की अगर बारे में बात करें तो ज्योतिबा फूले का नाम आता है, और 24 सितंबर 1873 पुणे में, 24 सितंबर, नोट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और 1873, ठीक है, और कहाँ पर, पुणे में, ठीक है, याद रखेंगे ये सारे के सारे लोग। समाज कार्य के ही टॉपिक हैं ये सभी के सभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक निदान के द्वारा लिखी गई, मतलब पुस्तक है सामाजिक निदान, और आपको पता है मैं बताऊंगा नहीं इस प्रश्न को, आप बताएंगे। प्रदीप जी का ऑप्शन ए आया है, ठीक है भाई। मैरी रिचमंड का नाम आया है। 1917, बहुत बढ़िया। 3 किताबें, फ्रेंडली विजिटर 1899 में, 1899 में, और एक किताब उनकी थी व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922, और 1917 सोशल डायग्नोसिस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मैरी रिचमंड। और जोसेफ लुफ्ट का एक नाम है, ये भी आप नया नाम देख रहे हैं, लेकिन परिचित हो जाएंगे, कई बार इनका नाम आने वाला है ऑप्शन में, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक था मानव सहभागिता, मानव ह्यूमन पार्टिसिपेट आप कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना, सहभागिता आप कह लीजिए, भागीदारी सही रहेगा, मानव भागीदारी 1969 में, 1969 में इनकी एक किताब आई थी भागीदारी, और दूसरी किताब थी समूह प्रक्रिया, समूह प्रक्रिया 1963 में आया था। इनकी 2 किताबें थी। तो हर एक चीज़ों के बारे में देखो, अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी यूजीसी में मैंने देख लिया एक प्रश्न, बच्चे बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आए थे इस बार, तो इसलिए मैं हर एक विद्वान के उनके किताबों के बारे में कुछ चर्चा भी कर रहा हूँ, और विथ वर्ष के साथ भी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग उसको मेंशन करते जाएं और समझते जाएं अच्छे से सभी लोग, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट भी फेमस पर्सन है, और व्यक्तित्व के रूल के, पर्सनालिटी के रूल्स जो होते हैं 1968 में बताया था ये एच पार्लियामेंट ने। और एच पार्लियामेंट ने सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में जिक्र किया था। सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात किया था, और वो किताब थी उनकी 1957 की। और जो पर्सनालिटी रूल्स था उनका, वो उनकी किताब थी 1968 का, पर्सनालिटी रूल, जिसको व्यक्तित्व रूल्स आप बोलते हैं। और एक किताब उनकी और थी, रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है, 1979 में लाई गई थी किताब, रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग प्रोसेस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पार्लियामेंट का नाम आता है। और उसके बाद मुर्रे जी रोज का नाम तो आपको अभी मैंने बताया ही है ना, आप भली भांति तरीके से उनसे परिचित हो गए होंगे, मुर्रे जी रोज से। तो मुर्रे जी रोज का किताब का नाम कोई बताना चाहेगा मुझे, बताएं जरा उनकी किताब का नाम, प्लीज बताएं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की किताब किसने लिखा था, मुर्रे जी रोज ने लिखा था, थ्योरी एंड प्रिंसिपल करके 1955 में। भूल जाते हो कि आप पढ़ते नहीं हो, ये बताइए जरा, मुझे लगता नहीं कि आप लोग पढ़ते हो। अभी अभी मैंने किसके क्वेश्चनों पे चर्चा किया था, तो बोलते भी नहीं हो, ना ही टाइप करते हो आप लोग, हैं, ये गलत चीज़ है ना आप सभी के लिए। इतनी मेहनत एक तो मैं कर रहा हूँ, ऊपर से आप रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें। अभिकथन क्या बोल रहा है, पंचायती राज संस्थानों ने ग्रामीण भारत में स्थानीय सरकारी संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं, पंचायती राज संस्थानों ने, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न एलिगेशन टाइप के दे देता है, कारण अभिकथन और कारण करके दे देता है प्रश्न एग्जाम में। और आजकल का ट्रेंड है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये, जो कि DSSB फैक्ट से भरा हुआ प्रश्न है, पेपर वो देता है। इस बार इसने काफ़ी प्रश्न डाल दिया DSSB ने भी,
और बाकी तो आपको पता ही होगा कि यूजीसी वगैरह में अदर एग्ज़ामों में भी ये ऐसे प्रश्न बनकर आजकल आ रहे हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का भी ध्यान रखें। तो आप मुझे बताएं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। बोलिए आप। पंचायती राज संस्थानों ने ग्रामीण भारत के स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान किया है कि नहीं किया है? किया है, बिल्कुल किया है। तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। और आर कहता है कि पंचायती राज संस्था महिलाओं की क्षमता निर्माण सशक्तिकरण की सुविधा प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ये भी है आपका। तो यहाँ आप इस प्रश्न का जो सही जवाब देने वाले हैं, ए आर दोनों सही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है? आपका बी होने वाला है। यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा अधिनियम, मेरा एक पहला ही आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोग बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, आप सबसे। जी जी, 2005 में। वेरी गुड। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। इनका बहुत अच्छा जवाब आया है। और 2005 में संसद के द्वारा जब ये पारित हुआ यह अधिनियम, तो इसका उद्देश्य बन गया था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। 26 अक्टूबर 2006 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा ने परिवारों की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया था। क्या ये बात ठीक लगे रही है आप लोगों को? देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो है यहाँ पर बात जो की गई थी घरेलू हिंसा में, शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात आप ये कह लीजिए कि महिला की गरिमा का उल्लंघन, उसका अपमान, तिरस्कार करना, अतिक्रमण करना, मौखिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसका अपमान करना, उपहास करना, गाली देना, आर्थिक दुर्व्यवहार करना, आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिसकी वजह से वो जो कि वो उसकी हकदार है उससे वंचित रखना, मानसिक रूप से उसको परेशान करना, या उसको आप हरासमेंट भी कह सकते हो, है ना, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हो आप, ये सभी के सभी घरेलू हिंसा में शामिल किए गए थे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका जवाब सही रहेगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तनुजा मैडम, तो आप मुझे बताएं घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा परिवार की पहले से ही कमज़ोर संस्था को और कमज़ोर कर देती है या कमज़ोर कर देगी। क्या ये आपको लग रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का जो प्रावधान किया जा रहा है, जिनके कारण से पहले से कमज़ोर परिवार रूपी संस्था या अधिक कमज़ोर होना, ऐसी प्रतिक्रिया को ये संचालित करती है या कर दे रही है? अब ऐसा प्रक्रिया बन रही है, सही है या गलत है? यहाँ पे प्रदीप जी ने बताया है, आप सही बता रहे हैं प्रदीप जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ए आपका सही है, लेकिन आर आपको कुछ बात ही हजम नहीं हो रही है कि ये क्या से क्या बोले जा रहा है ना, कि महिलाओं की सुरक्षा परिवार से पहले ही कमज़ोर संस्था की और कमज़ोर कर देगी। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम लोग। पेशेवर पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं। पेशेवर पूर्वाग्रह का मतलब होता है व्यावसायिक पूर्वाग्रह। भारत में चिकित्सकीय, ध्यान से मेरी बात को समझिए एक बार, भारत में चिकित्सकीय समाज कार्य के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। क्या यहाँ पर जो पेशेवर पूर्वाग्रह है भारत में चिकित्सा सामाजिक कार्यों के विकास को विफल कर रहा है? क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? बात बताइए जरा मुझे। विफल कर रही है? कर रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए।
हाँ सर। हाँ बिल्कुल कर रही है, इसलिए आपका ये यस होगा, ये सही होगा। पहले जैसे आपको प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से करने की कोशिश किया करें थोड़ा। फिर अगर मैं बात करूँ चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, जैसे मेडिकल सोशल वर्कर, आप मेडिकल सोशल वर्कर है। अब मेडिकल सोशल वर्कर की ओर से सजा का अभाव का कारण, मतलब यहाँ पर ये समझिए कि इसका जो कारण बना है, मेडिकल सोशल वर्कर में दृढ़ विश्वास का अभाव है, उसकी वजह से ये कारण बन गया कि पूर्वाग्रह वहाँ पर विफल हो रहा है, इसका कारण बना है। क्या कारण यही एग्जैक्ट सही है? आप मुझे बताइए कि क्या मेडिकल सोशल वर्कर की ओर से सजा का अभाव का कारण है, या यहाँ पे दृढ़ विश्वास का अभाव है सोशल वर्कर का? बिल्कुल गलत जवाब है यहाँ पे। आर आपको गलत बोल रहा है। यहाँ आप ढूंढिए ऑप्शन नंबर, जहाँ पे ए सही होगा आर गलत होगा, वही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आप अगर देख रहे हैं सी में, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यही करेक्ट जवाब है। दोनों यहाँ पे बी गलत हो जाएगा, दोनों ए और आर सही नहीं है। ठीक है, नहीं तनुजा मैडम आप कह रहे हो कि दोनों सही नहीं है, पहला तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है तनुजा मैडम आपका। ओके सर, ओके। हाँ ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आप लगाएंगे इसको। ठीक है, तो आप मेरी बात को दोबारा से सुनिए, ऑप्शन नंबर आर को, मेरी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा हूं कि इसका कारण मेडिकल सोशल वर्कर में जो दृढ़ विश्वास का अभाव है, जिसकी वजह से क्या पूर्वाग्रह मेडिकल सोशल वर्क के विकास में बाधा बन रहा है। दृढ़ विश्वास है तभी तो बाधा बन रहा है, ऐसा हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो पॉजिटिव चीजें तो आती हैं, तो उनका अभाव होगा तो कहां से ये होगा, फिर तो होगा ही नहीं। अभाव होगा, अभाव का मतलब कमी, अभाव का मतलब कमी। ठीक है, तो यहां पे ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विकास जो है कार्यक्रम लक्ष्य समूहों को लाभान्वित करने में विफल रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे अधिकतर विकास मूलक जो कार्यक्रम होते हैं वो लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल होते हैं क्या? क्या अधिकतर विकास कार्यक्रम लक्ष्य समूहों को लाभान्वित करने में विफल रहे हैं? तो आप क्या बताने वाले हैं, ये सही या गलत? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। गलत। कैसे गलत हो जाएगा? यहां मैं कह रहा हूं कि अधिकतर विकास मूलक की बात हो रही है। थोड़ा सा आप अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश पर भी, बगल में इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो ताकि आप वहां पे दिक्कत ना खाएं किसी चीज़ों में, आप इंग्लिश को भी देख ले। अधिकांश विकास कार्यक्रम जो होता है वो लक्ष्य समूहों को लाभान्वित करने में विफल रहा है। अधिकांश विकास कार्यक्रम, बात को सुनिए, अधिकतर, अधिकांश का मतलब अधिकतर, अधिकतर विकास मूलक जो कार्यक्रम होते हैं वो लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल हो जाते हैं। भाई एक ही गोल पर काम करोगे तो उस ग्रुप को अचीव मिलेगी। अब एक ग्रुप में काम कर रहे हो, ढेर सारे गोल ले लोगे तो कहां से आप काम कर पाओगे? कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले जो आपको लगे उस ग्रुप में कि ये आवश्यकता है, इस ग्रुप की समस्या को समाप्त करना चाहिए, पहले उसको समाप्त करिए। आप लोग पहले उसको समाप्त करिए। अधिकांश चीज़ों पर अगर लक्ष्य समूह को लाभान्वित करने में विफल हो रहे हैं तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि अधिकांश विकास का कार्यक्रम है, अधिकतर है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ये सत्य है आपकी बात आर की बात करते हैं। विकासात्मक प्रशासकों के पास सही दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता की कमी है। बात को समझिए कि विकास परक जो प्रशासक में सही उपागम, सही अप्रोच, बात को समझिएगा, सही अप्रोच और प्रतिबद्धता की कमी है। बात ये भी ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, उनके पास प्रशासकों में सही उपागम प्रतिबद्धता की कमी है, संसाधन कहाँ हो पा रहे हैं सही तरीके से, तो ये भी सही है। आप यहाँ पे कहिए कि ए और आर दोनों सही हैं, और विकासात्मक प्रशासक को लेकर कोई ना कोई विकासात्मक कार्यक्रम को लेकर चर्चा परिचर्चा यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से यह व्याख्या भी कर रहा है। और मैंने एक ट्रिक बताई है, अगर ऑप्शन में नहीं समझ में आया कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको अगर आपको स्पष्टीकरण करना है तो एलिगेशन पढ़ने के बाद आप वहाँ पे क्योंकि लगा दीजिए। ये ट्रिक है,
कोई भी अगर आपका एलिगेशन आता है या आपका भी कथन आता है, पढ़कर आप तुरंत उसमें क्योंकि लगा दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं लगा कर देखता हूँ, अधिकांश, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अधिकतर विकास मूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल हो रहे हैं, क्योंकि विकास परक प्रशासक में सही उपागम और प्रतिबद्धता की कमी है, तभी तो ऐसा हो रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है। तो इसलिए आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सभी के लिए सभी मानवाधिकार को विकास के अधिकार के बिना महसूस नहीं किया जा सकता है। आप जरा सोचिए, स्लाइड नहीं दिख रहा सर। स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। दिख रहा सर, दिख रहा, दिख रहा? ओके, दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए कि सभी के लिए सभी मानवाधिकार को विकास के अधिकार के बिना महसूस नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, मेरा प्रश्न ये है आप सभी लोगों से कि विकास के अधिकार के बिना, मेरी बात पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस प्रश्न को बताइएगा सही है गलत है। विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए क्या लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है? यह बात आपको सही है गलत है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, विकास का अधिकार के बिना, विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप इसको करेक्ट मानेंगे। विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं, ये बात सही है, आपका ये स्टेटमेंट सही है। विकास का अधिकार मानवाधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। विकास का अधिकार मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है, ये बात भी ठीक है। और यहां पर ये स्टेटमेंट और ये भी स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं, और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कुल टोटल 50 क्वेश्चंस ले रखा है। ठीक है, तो आज समय हो गया है, इसके आगे मैं कल करवाऊंगा, और कल मैं आप लोगों से रिसर्च का एक टॉपिक और भी लूँगा। रिसर्च में अभी सैम्पलिंग है, और अभी जो है आप लोगों का इसमें 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। 100 क्वेश्चंस, अभी और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, फैक्ट के रूप में भी आएंगे, विभिन्न सभी टाइप से मैंने प्रश्न डाल रखे हैं इसमें। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। इसकी PDF मैं अभी ग्रुप में आप लोगों को डाल देता हूँ।